Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों बीएससी पार्ट सेकेंड के लिए लेक्चर है और ये है आपके लास्ट टाइम हमने रियल गैसेस के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। अब हम रियल गैसेस के बारे में बात करेंगे। रियल गैसेस के बारे में बात करने से पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट जो कि हमने आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ी है, जो ब्रीफिंग है एक, उसके बारे में बताएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों ये पूरा। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था समीकरण। आदर्श गैस के लिए हमने अवस्था समीकरण लास्ट जो हमने लेक्चर्स किए हैं उसमें देखी थी कि अवस्था समीकरण क्या होती है। तो किसी भी नियत द्रव्यमान की गैस की अवस्था किस पे डिपेंड करती है बच्चों? P प्रेशर, V वॉल्यूम तथा टेम्परेचर T के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तीनों राशियां क्या होती हैं आपको पता है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में होती हैं। और इनमें से यदि हम किसी दो का मान स्थिर कर दें या फिर कांस्टेंट कर दें तो तीसरे का मान अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए इन राशियों में एक संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। PV-T में जो संबंध होता है वही क्या होता है बच्चों? गैस समीकरण होता है, गैस इक्वेशन होती है या इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। अवस्था समीकरण, जैसे हमने अब अवस्था समीकरण पहले हमने आदर्श गैस के लिए पढ़ा था। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी आइडियल गैस क्या होती है जिसमें दाब यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की सभी दिशाओं में वो क्या करती है? बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है। आइडियल गैसेस जो होती है बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है। हमने देखा था टेम्परेचर वॉल्यूम को अलग अलग टाइम पे कांस्टेंट करने पर हमें बॉयल का नियम प्राप्त होता है और चार्ल्स का नियम प्राप्त होता है। तो बॉयल और चार्ल्स के नियमों के आधार पर यदि हम बात करें कि कोई भी आइडियल गैस के 1 ग्राम अणु यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए अवस्था समीकरण, इट मीन्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? ये होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। PV इज इक्वल्स टू RT। R यहाँ पर क्या है बच्चों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। प्रत्येक गैस के लिए इसका मान क्या होता है? 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। समीकरण 1 को आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं। ये माना जाता है कि एक आदर्श गैस सभी दशाओं में इस अवस्था समीकरण का पालन करती है। सारी जो आदर्श गैस होती है इस इक्वेशन का पालन जरूर करती है। इस अवस्था समीकरण के निगमन में दो मुख्य परिकल्पनाएं होती हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इससे जो कंक्लूजन हमें निकलते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आकार जो होता है बहुत ही नगण्य होता है, इट मीन नेग्लेक्ट होता है। अतः वे कोई भी स्थान नहीं घेरते, बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो स्थान नहीं घेरते। गैस के अणु जो होते हैं उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना ही कोई रिपल्शन होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता। अतः गैस के अणुओं में केवल क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, किसी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। इट मीन्स ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। क्योंकि उनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो आपस में एक जगह रुकेंगे नहीं, गति करते रहते हैं ऑल द टाइम, तो उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जरूर होती है। अब क्या देखा है हमने? बॉयल और चार्ल्स के नियम में क्या देखा? नियत ताप पर, बॉयल के नियम में हम क्या करते थे बच्चों? ताप को कांस्टेंट कर देते थे। नियत ताप पर यदि एक आइडियल गैस के एक निश्चित द्रव्यमान के, इट मीन्स मास को एक हमने निश्चित ले लिया, द्रव्यमान के लिए दाब P यानी कि प्रेशर P और वॉल्यूम V का गुणनफल नियत होता है। ये बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम क्या है कि टेम्परेचर यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो PV यानी कि P मल्टीप्लीकेशन V क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हमने बॉयल का नियम पढ़ा था। आदर्श गैस का ताप स्थिर रखकर, आदर्श गैस का यदि हमने ताप स्थिर रख दिया बॉयल के नियम के अनुसार, वो क्या हो गया? समतापी प्रक्रिया हो गई, इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। इसमें हम ताप को चाहे कितना भी क्यों ना बढ़ाएं, यह जो गैस होती है गैस अवस्था में ही बनी रहती है। अर्थात क्या होता है? आदर्श गैस को ना तो बच्चों लिक्विफाई किया जा सकता है यानी कि ना तो द्रवित किया जा सकता है और ना ही उसे सॉलिड बनाया जा सकता है, क्योंकि ठोस और द्रव के अणुओं के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। और हमने देखा है कि आइडियल गैस में किसी प्रकार का आकर्षण या फिर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का ना तो आकर्षण होता है ना प्रतिकर्षण होता है, तो इसलिए ये ठोस और द्रव में चेंज हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आदर्श गैस समीकरण से विचलन, इट मीन्स डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन। इसमें क्या है कि बॉयल ने क्या पाया बच्चों? आदर्श गैस समीकरण जो हमारे पास थी यानी कि PV इज इक्वल्स टू RT, केवल आदर्श परिस्थितियों, इट मीन्स आइडियल कंडीशंस जो थी वो कौन कौन सी थी? हाई टेम्परेचर,
और लो प्रेशर पर ही लागू होती है। PV इज इक्वल्स टू RT जो है आइडियल गैस के लिए केवल आइडियल कंडीशंस पर ही लागू होती हैं, जो कि क्या होती है हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर ही लागू होती है। किसी गैस के व्यवहार को जानने के लिए एक नियत ताप पर यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए PV वक्र खींचे जा सकते हैं। इन वक्रों को क्या कहते हैं बच्चों? आइसोथर्मल कर्व्स कहते हैं। जो गैस समीकरण है PV इज इक्वल्स टू RT, इसमें क्या होता है, ये समतापी समकोणीय गति परवलय के रूप में हम जो PV वक्र खींचेंगे उसमें हमें क्या प्राप्त होने चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलना चाहिए, यानी कि अति परवलय की शेप के हमें ग्राफ मिलने चाहिए। परंतु हम प्रयोगों से कुछ अलग ही देखते हैं। ठीक है, हम अभी आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल्स कि हमें जो एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें क्या मिलना चाहिए। परंतु गैसों के व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रारंभ में रेनॉल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया बच्चों? 0 डिग्री से 100 डिग्री हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ताप और 30 वायुमंडल तक का दाब रख दिया, यानी कि प्रेशर को क्या कर दिया 300 atm पर वायु N2, H2 तथा CO2 गैस का व्यवहार उन्होंने ज्ञात किया। ओमेगा ने क्या किया कि अपने एक तो साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, इन्होंने तो 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सब कार्य किए। ओमेगा ने अपने एक्सपेरिमेंट 3000 वायुमंडलीय दाब तक H2, N2 तथा CO2 के व्यवहार का निरीक्षण किया। इनके व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया? उनका गुणनफल PV और P के बीच में ग्राफ खींचा, यानी कि y एक्सिस पे उन्होंने क्या दिखाया? PV को दिखाया और x एक्सिस पे P को दिखाया। ठीक है, ये हमारे पास दो ग्राफ है बच्चों, एक H2 का है, एक हमारे पास N2 का ग्राफ है। अलग अलग टेम्परेचर पे है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। सेम ऐसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये ग्राफ हमें, अगर ये आइडियल गैसेस होते, अगर ये आइडियल जो PV इज इक्वल्स टू RT उस इक्वेशन का यदि ये पालन करते, तो ये ग्राफ हमें कुछ P के पैरेलल हमें प्राप्त होने चाहिए थे, P के समांतर प्राप्त होने चाहिए थे, जो कि आदर्श गैस के लिए होते हैं। पर हमने देखा कि ये ग्राफ हमें कुछ एंगल बनाते हुए प्राप्त हुए, जो कि P से PV का। अब हम इन ग्राफों को देखकर जैसे स्पष्ट लगा सकते हैं कि H2 के लिए PV का मान, H2 के लिए PV का मान P बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, परंतु N2 के लिए PV का मान क्या होता है? इसमें देखिए जैसे जैसे हम P की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे PV का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया H2 के लिए ग्राफ। N2 के लिए क्या होता है बच्चों? जैसे जैसे P का मान बढ़ाते हैं वैसे स्लाइटली बहुत ही कम PV की वैल्यू जो होती है थोड़ी सी कम होती है और उसके बाद में एकदम से बढ़ने लगती है। PV का मान P के बढ़ने के साथ पहले घटता है और फिर एक न्यूनतम वैल्यू आ जाती है, तो P का मान बढ़ने के साथ साथ H2 की तरह ये बढ़ने लगता है। PV का जो न्यूनतम मान होता है वो गैस के किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये जो PV का जो मिनिमम वैल्यू है ये क्या है? कम है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया PV की मिनिमम वैल्यू हमारी थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये वक्र क्या होते हैं? P अक्ष से जुड़ी हुई P एक्सिस जो हमारे पास x एक्सिस में जो हमने P माना हुआ है इससे जुड़ी हुई हमें एक लीनियर रेखाएं हमें प्राप्त होती है, यानी कि सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। जबकि यदि बॉयल का नियम हम इनके लिए मानते हैं कि वो सत्य है, तो हमें ये क्या प्राप्त होती? हमें ये P के समांतर प्राप्त होती, क्योंकि बॉयल का नियम आइडियल गैसेस यानी कि आदर्श गैसेस जो होती हैं बॉयल के नियम का पालन करती हैं, इसलिए वो कांस्टेंट होता है आइडियल गैसेस का। पर ये बॉयल के नियम का पालन नहीं करती H2 और N2 जो जिस टेम्परेचर पे हमने ग्राफ दिखाया गया है, इसलिए ये हमें समांतर प्राप्त नहीं होती। अब नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है बच्चों CO2 गैस के लिए। CO2 गैस के लिए ग्राफ कुछ अलग ही प्राप्त होता है। CO2 गैस के लिए बहुत अलग अलग तरह के हमें ग्राफ प्राप्त होते हैं। लगभग 30 डिग्री से नीचे के इन वक्रों का एक भाग PV अक्ष के समांतर होता है। 30 से नीचे नीचे तो लगभग हम मान के चलें तो इनका एक जो है वो ये पोर्शन देखिए आप PV के लगभग पैरेलल होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि P तो कांस्टेंट रहता है परंतु V बदलता रहता है। P कांस्टेंट है, इट मींस P की एक हमने जैसे वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट कर दी तो P तो कांस्टेंट है। अब PV का मान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि V कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है।
V का मान बढ़ता है तथा यह वाष्प के संघनन यानी कि कंडेंसेशन ऑफ वेपर की स्थिति होती है। इसके बाद ताप बढ़ने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने 40 डिग्री से 90 डिग्री कर दिया, ताप बढ़ने पर वक्र की वक्रता कम होती जाती है। इन वक्रों के न्यूनतम बिंदु मूल बिंदु से दूर हटते जाते हैं। हम देखते हैं कि इनके जो मिनिमम वैल्यू है, देखिए पहले यहाँ पर थी, फिर मूल बिंदु से यानी कि O से कुछ और दूरी पर हो गई, इस तरह से ये दूर होते जाते हैं। तो यदि इनके न्यूनतम बिंदुओं में से होकर एक वक्र खींचा जाए तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, एक पैराबोला प्राप्त होता है, कुछ इस तरह का। अगर इनके सबके मिनिमम पॉइंट्स को हम मिला के कोई ग्राफ खींचे तो हमें एक परवलय प्राप्त होता है। वास्तव में सभी गैसों का व्यवहार CO2 जैसा ही होता है, केवल H2 के लिए CO2 जैसा व्यवहार अत्यंत निम्न तापों पर ही मिलता है। H2 CO2 की तरह तभी व्यवहार करती है जबकि उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। PV का मान क्या होता है बच्चों, N2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक स्पष्ट है। इससे ज्ञात होता है कि शीघ्र द्रवित होने वाली गैसें, इट मीन्स हमने क्या देखा था, आइडियल गैसेस तो जल्दी से द्रवित होती नहीं है क्योंकि हमें उनमें कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण होता नहीं है, तो ना तो लिक्विफाई होती है ना ही सॉलिड हो पाती है। तो जो जल्दी से द्रवित हो जाती है वो गैसें बॉयल नियम से अधिक विचलन दिखलाती हैं। बॉयल का, क्योंकि बॉयल का नियम सिर्फ आदर्श गैस पर ही लागू होता है और जल्दी से द्रवित होने वाली गैसें आदर्श गैस नहीं होती, इसलिए वो बॉयल के नियम का पालन नहीं करती। H2 के लिए क्या पाया गया, -175 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हमने देखा कि कम दाब पर यानी कि प्रेशर यदि कम हो, PV का मान दाब P बढ़ने पर घटता चला जाता है। एक नियत ताप PV ग्राफ P अक्ष के समांतर हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस बॉयल के नियम का पालन करने लगती है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ साइंटिस्ट और थे जैसे एंड्रयू, हॉलबॉर्न, ऑन्स। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, ताप और दाब परास के लिए गैसों के व्यवहार प्रयोग किए। एंड्रयूज के प्रयोगों से गैसों के वास्तविक व्यवहार की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वान डर वाल गैसेस ने गैस की अवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण समीकरण दिया। उपरोक्त सभी प्रयोगों के परिणामों को इस डायग्राम में देखो दिखाया गया है। PV का यहाँ पर है, P हमारा एक्स एक्सिस पर है, जो कि समस्त गैसों के लिए मान्य किए जाते हैं। कई प्रयोगों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। कोई भी गैस क्या होती है, आदर्श गैस नहीं होती, यानी कि कोई भी आइडियल गैस नहीं होती है कभी भी। कोई भी गैस पूरी तरह से जो हमारी इक्वेशन थी PV = RT उसका पालन नहीं करती। सेकंड जो होता है वो होता है जो जल्दी से द्रवित हो जाती है गैसें, इनमें जल्दी से लिक्विफाई में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती हैं वो गैसें जैसे कि CO2, NH3 आदि आदर्श गैस समीकरण से काफी विचलन दिखलाती हैं, क्योंकि आदर्श गैस हमारी द्रवित नहीं होती और जो गैसें द्रवित हो जाती हैं वो गैसें सबसे ज्यादा डेविएशन, सबसे ज्यादा विचलन उन्हीं ही गैसेस में दिखाई देता है। परमानेंट कही जाने वाली गैसेस जैसे H2, N2, O2 आदि साधारण ताप तथा दाब पर समीकरण 1 यानी कि PV = RT से कम विचलन दिखलाती हैं। ये फिर भी लगभग उसके बराबर का ग्राफ हमें दे देती हैं। निम्न ताप तथा दाब पर ये स्थायी गैसें भी आदर्श गैस से काफी अधिक विचलित हो जाती हैं। ये जो परमानेंट गैसेस है ना H2, N2, O2, ये भी केवल कुछ है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसी पर ही ये PV = RT के इक्वल वो ग्राफ दिखाती हैं। अदरवाइज जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ये भी वही अपने विचलित हो जाती हैं उस ग्राफ से। अब प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिस पर PV का मान दाब बढ़ने पर स्थिर रहता है। बहुत उच्च दाब पर यानी कि जैसे जैसे बहुत ही हाई हमने प्रेशर कर दिया तो PV का मान बढ़ने लगता है। ठीक है, इस दाब को क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। बॉयल टेम्परेचर हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है बच्चों को जिस तरह का प्राप्त होता है, बहुत ही हाई प्रेशर करने पर यानी कि P का मान बहुत अधिक करने पर PV का मान एकदम से बढ़ जाता है, ये हमें बॉयल टेम्परेचर में प्राप्त होता है। बॉयल टेम्परेचर से ऊपर दाब P के बढ़ने पर PV का मान आरंभ से ही बढ़ने लगता है। बॉयल टेम्परेचर से ऊपर देखो P का मान बढ़ते हैं तो ये PV का मान स्टार्टिंग से ही बढ़ने लगता है। और N2 के लिए बॉयल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, H2 के लिए -175, ये सबके लिए अलग अलग होता है बच्चों। और जैसे जैसे बॉयल टेम्परेचर से नीचे का यदि हम व्यवहार देखें तो P का मान जैसे जैसे बढ़ता है PV का मान शुरू से ही घटने लगता है और धीरे धीरे जाके वो कांस्टेंट होने लगता है। तो बच्चों ये था हमारा
आप कुछ मतलब आदर्श गैसेस के ही कुछ जो हमने पीछे पढ़े थे उन्हीं के कंक्लूजन्स थे बॉयल टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वान डेर वाल्स गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। वान डेर वाल्स गैसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।